हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूँ मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के सेशन में बेटा हम लोग करने वाले हैं अपने एक न्यू चैप्टर विच इज़ असेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। दिस वीडियो शेल बी योर वन शॉर्ट वीडियो फॉर असेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, राइट। तो हम लोग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों करने वाले हैं। इट विल बी अ सुपर क्विक वीडियो जिसके अंदर हम लोग सब चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी। बट प्लीज ट्रीट दिस वीडियो एज योर सुपर क्विक बूस्टर फॉर योर कॉन्सेप्ट्स, राइट। चलो, असेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। असेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? मेनली ये बात करता है कैपिटल बस्टिंग की तरह ही, कैपिटल बस्टिंग की तरह ही बात करता है कि हमारे जो असेट है वो पूरे लाइफ में उसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है। द लाइफ ऑफ द असेट, हम लोग पूरा का पूरा बजटेड कॉस्ट उसका क्या निकालेंगे। जैसे अभी हमने पिछले बारे में देखा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखा था ना, राइट। तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि प्रोडक्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द पूरा का पूरा जब वो एंड हो जाता है, जब तक में वो क्या कॉस्ट इंकर करता है। देन वी हैव कंपेयर द रेवेन्यू, फिर हमें पता चला कि वो पूरे लाइफ टाइम में कितना प्रॉफिटेबिलिटी निकाल करके देगा। नाउ द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हेयर, बट द लाइफ साइकिल और द लाइफ साइकिल स्टेजेस आर डिफरेंट हेयर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी, यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट हमको होती है। एक असेट खरीदते हैं जब भी हम लोग, इनिशियल कॉस्ट होती है। इनिशियल कॉस्ट जैसे परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलमेंट और सॉरी इंस्टॉलेशन और इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर हमने उसको लोन पे ख़रीदा है, राइट। तो ये सारी की सारी कॉस्ट बेटा जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये इनिशियल कॉस्ट के नाम से जानी जाती है। इस चैप्टर को करने के लिए अगर आपको ये नहीं भी आता तो भी चलता, बट मैं आपको फटाफट से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में होता क्या है। मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेजेस में से इनिशियल कॉस्ट स्टेज होती है जहाँ पे हम लोग इंकर करते हैं इनिशियल कॉस्ट, जिसके अंदर परचेज कॉस्ट आता है, इंस्टॉलेशन आता है, इंटरेस्ट कॉस्ट आता है, इंश्योरेंस आता है। मतलब ऐसा सारा कॉस्ट इनिशियल कहलाता है जो बिफोर वर्किंग कंडीशन के पहले, मतलब होता है कि हमारी फैक्ट्री में लगने से पहले पहले ये खर्चा हो जाना चाहिए। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक बार आपके फैक्ट्री में वो मशीन लग गई, एक बार वो असेट आपके फैक्ट्री में इंस्टॉल हो गई, देन यू विल बी ऑपरेटिंग इट, राइट। फॉर ऑपरेशन यू विल हैव टू इंकर सम कॉस्ट लाइक कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको ऑपरेट करने का जो भी खर्चा रहेगा, वर्कर की सैलरी, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पावर, वॉट एवर इट इज़ देयर टू ऑपरेट सच असेट, लेट्स से मशीनरी, तो वो हमारा यहाँ पे इसमें कवर होगा। इसके बाद सर्विस कॉस्ट, और इसी बात है, जब वो चलेगा तो पहला इनिशियल हो गया, सेकंड ऑपरेटिंग हो गया, थर्ड जब वो चलेगा तो उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का भी जरूरत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहेगा ही रहेगा, राइट। दैट इज नोन एज सर्विस कॉस्ट। प्रिवेंटिव एंड रेगुलर मेंटेनेंस, कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी लोग कराते हैं जिससे वो ख़राब ही ना हो, ठीक है। और कुछ लोग रेगुलर मेंटेनेंस भी कराते हैं और कुछ लोग दोनों भी कराते हैं, राइट। तो रेगुलर मेंटेनेंस तो सभी कराते हैं, सभी कराते हैं। जैसे आपके पास भी कोई बाइक रहेगा तो आप देखते हो कि हर 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में आपको उसका सर्विस कराना पड़ता है। सेम गोज विद द कार, राइट। तो आपको उसका सर्विस क्यों कराना पड़ता है? वाई? बिकॉज वो जैसे ऑपरेट होती है तो उसको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मली ही टू रन एट इज मोस्ट ऑप्टिमम एफिशिएंट कैपेसिटी, राइट सर। ये हमारा कारण है, ओके। इसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन। नाउ दिस इज सब्जेक्टिव। कुछ लोग इसको मानते हैं कि एसेट लाइफ साइकिल का पार्ट होता है, कुछ लोग मानते हैं कि एसेट लाइफ साइकिल का पार्ट डेप्रिसिएशन नहीं होता है। बट हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है? हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट लाइफ साइकिल, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेंगे। अब डेप्रिसिएशन एक्चुअली में क्या है, अपना पीओवी थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना, मेरे साथ साथ। देखो पीओवी थोड़ा सा बदलेंगे ना मेरे साथ साथ, तो मज़ा आएगा। देखो अभी हमने अभी तक डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस देखा, राइट। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीओवी चेंज कराऊँ और मैं आपको बोलूँ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट द एक्सपेंस, वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है वो होता है कंप्लीट। अगर मैं उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ये बात आप जानते ही होंगे। तो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स बोलते हैं, राइट, कैपेक्स बोलते हैं। तो हमारा जो कैपेक्स होता है उस कैपेक्स को हम लोग वन टाइम चार्ज नहीं करते हैं अकाउंट्स में अपने। वाई इज इट सो? क्योंकि उसका बेनिफिट जो होता है वो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ ईयर्स होता है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बोल लो, ओवर ऑफ पीरियड ऑफ ईयर्स बोल लो, होता है, मतलब एक साल से ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग उसको एक साल में चार्ज नहीं करते, हम मल्टीपल साल में उसका कॉस्ट चार्ज करना चाहते हैं। तो हम लोग जो हर साल कैपेक्स चार्ज कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, डेट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। कैपेक्स कन्वर्जन एज ओपेक्स एवरी ईयर, ऑपरेशनल एक्सपेंस, है ना, तो वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो अपना पीओवी थोड़ा सा बदल के आप मेरी बात समझ पाएंगे। इसके बाद डीमोलिशिंग कॉस्ट। बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती है जिसका लाइफ ख़त्म होने के बाद आपको उसको स्क्रैप कराना पड़ता है खुद ही,
जैसे अगर मेरे पास कोई बाइक है, अगर आज सरकार बोल देती कि जो बाइक है पेट्रोल इंजन वाली, जो कि होने ही वाला है, वो अब स्क्रैप हो गई, ठीक है, आपको भी पता है कि इंजन की लाइफ 15 साल होती है, ठीक है, शायद 15 थी, अभी कम हो गई होगी, लेट्स सपोज कि 15 साल होती है। तो 15 साल बाद आप क्या करोगे? अगर आपकी बाइक सही हालत में है बट सरकार ने बोला 15 साल में इंजन डिमॉलिश कर देना है आपको, तो आप क्या करोगे? सही बाइक को भी आपको क्या कराना पड़ेगा? स्क्रैप कराना पड़ेगा। हम लोग कैसे स्क्रैप करते हैं? हम लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, बट देर इज़ अ कॉस्ट ऑफ स्क्रैपिंग। कबाड़ी वाला उसका क्या करेगा? कबाड़ी वाला उसको स्क्रैप करेगा, मतलब वो बाइक अब यूजेबल नहीं है तो उसका वो तोड़ेगा ना उसे, तो वो जो तोड़ने की कॉस्ट है, आपने देखोगे एक मशीन होती है ना ऐसी, थ्रेशर क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर कोई भी चीज़ डालो तो उसके अंदर ऐसा मतलब मेटल निकलता है, वो पूरा डीमॉलिश कर देती है। तो डीमॉलिश का मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग तो कबाड़ी को बेच देते हैं, कबाड़ी हमको पैसा देता है, राइट, उसका, तो कबाड़ी हमसे अपना कॉस्ट भी रिकवर कर लेता है जो वो डीमॉलिश का लेगा, ठीक है, जहाँ भी डीमॉलिश कराएगा, और हमको एक्स्ट्रा कुछ पैसा भी दे देता है उसके अपॉन, तो हम लोग भी उसको दे देते हैं सामान। तो डीमॉलिश का कॉस्ट हमारे इंडस्ट्रियल बेस के हिसाब से तो हमें पैसा पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत सारा होता है, तो हम लोग उसको बेचने के बजाय पे करके डिमॉलिश कराते हैं। तो अगर वो कोई कॉस्ट है स्क्रैपिंग की तो हमें वो भी कंसिडर करनी पड़ेगी। अगर कोई बेनिफिट है तो वो भी करेंगे, और कॉस्ट है तो वो भी करेंगे। आई होप आई एम वेरी 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 क्लियर अबाउट द साइकिल्स और द पार्ट्स ऑफ असेट लाइफ, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमको पूरा कॉस्टिंग करना है इन सारी स्टेजेस का, सारी स्टेजेस का हमको कॉस्टिंग करना है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 अपना हमारा है CMA स्टडी मटेरियल से। A to Z PLC supports the concept of Tarot technology of the life cycle costing for new investment decisions, covering its engineering activities. The financial side of the philosophy is now well established and its principle extended to all other area of decision making. फालतू की बातें हैं, फालतू की बातें, इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान मत दो। कंपनी is to replace a number of machine and production manager is torn between X machine and more expensive machine with a life of 12 years and the Y मशीन विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 ईयर। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक X मशीन है, एक Y मशीन है। X मशीन EXE, Y मशीन WYE। X मशीन जो है वो हमें 19,000 रुपये की पड़ रही है, ये 13,000 की पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू लिखा हुआ है 3,000 है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी 3,000 है, यहाँ पे एनुअल रिपेयर कॉस्ट 2,000 है, यहाँ पे 2,600 है। बट इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो 8वें साल में 4,000 लगेगा, इसके 4थे साल में 2,000 लगेगा। आपको एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे लाइफ भी अलग अलग है, तो यहाँ पे आप समझ लेना कि ये जो मशीनरी है X, ये महंगी तो है, ये इससे महंगी तो है, बट इसकी लाइफ भी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे लाइफ लिखा नहीं है, मैं बता दूँ 12 साल है यहाँ पे, इसकी 6 साल, एक मतलब लाइफ डबल है दूसरे वाले से, राइट। तो आपको याद होगा हमने कैपिटल बजटिंग में भी एक टॉपिक पढ़ा था लाइफ पैरिटी करके, तो वही लाइफ पैरिटी वाला ही कॉन्सेप्ट लगा के अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड कॉस्ट 10% है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड विद सपोर्टिंग फिगर्स विच मशीन टू परचेस स्टेटिंग एनी अजम्पशंस यू मेड। सिंपल कैपिटल बजटिंग वाला डिसीजन मेकिंग पूरा का पूरा वही है। देखो आपको याद होगा लाइफ पैरिटी में हम लोग EAC निकालते हैं जब भी लाइफ पैरिटी होती है। लाइफ पैरिटी में आपको बता दूं क्या होता है। लाइफ पैरिटी में जब हमारे पास दो डिसीजंस ऑन हैंड है बट दोनों की लाइफ इज़ डिफरेंट, तो हम लोग एनुअल बेस पे उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ अगर कि आपको 10 साल में मैं 50,000 दूंगा और मैं आपको 5 साल में 10,000 दूंगा, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? तो ये आप क्या करोगे, 50,000 डिवाइड बाय 10 साल, तो आपको हर साल कितना मिल रहा है? 5,000 मिल रहा है। और मैंने ऐसे ही बोला 10,000 आपको दूंगा मैं 5 साल में, तो यहाँ पे मिल रहा है 2,000। तो आप ये वाला चूज़ करोगे कि पर ईयर ज़्यादा है ना। एक्यूरेट हम लोग निकालने के लिए पर ईयर में कन्वर्जन जब करते हैं तो उसको बोलते हैं EAC, इक्वलाइज्ड एनुअल कॉस्ट, ये इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट हमारे पास X और Y हमें दोनों की निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या सिस्टम रहने वाला है और कैसे कैसे करने वाले हैं, फटाफट से देख लेते हैं। देखो जी सर, सबसे पहले लाइफ यहाँ पे 12 साल, यहाँ पे 6 साल है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो 19,000 एक्विजिशन कॉस्ट इसकी है, 13,000 इसकी है। स्क्रैप वैल्यू आपको याद रखना है। अब एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM बहुत काम करता है। TVM आपको पता ही होना चाहिए, अगर आपने SFM भी पढ़ा है CMA फाइनल में तो आपको पता होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस इवन इन कॉस्टिंग, राइट। तो अब हमें ये जो पैसा मिलेगा स्क्रैप का, वी विल रिसीव इट, राइट। तो हमें यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा, बट इंस्टेड हमें रिसीव हो रहा है पैसा स्क्रैप का। तो हमें 3,000 रुपये यहाँ पे मिल रहा है। तो ये 3,000 रुपये कौन से साल में मिलेगा? ये जब ही मिलेगा जब ये असेट जो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुकी होगी। तो ये हमें मिलेगा 12th ईयर पे, ये वाला पैसा हमें मिलेगा 6th ईयर पे, राइट। तो आप मेरी बात आशा करता हूँ कि समझ गए होगे, है ना। तो हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर जो लगाना है बेटा, वो उसी के हिसाब से लगाना है। अब इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया हुआ, बट डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे पास होना चाहिए,
अगर हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं इसको पॉपअप में खोलता हूँ आपके लिए, 1 मिनट मुझे दो। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा 1/1.110 मतलब 1/1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट करके हमारा रेट निकलता है। तो हमें 12वें साल का निकालना है, 12th ईयर का निकालना है, ठीक है, 12th ईयर का निकालना है, 12th ईयर। तो बेटा 12th ईयर का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा 12 बार करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। देखो मैंने जैसे यहाँ पे एक बार किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यही वाला अमाउंट जो यहाँ पे मतलब ये आया है 0.3186 आया है मेरे पास, तो मैंने उसको 0.319 ले लिया है फॉर राउंडिंग ऑफ पर्पसेस। अगर क्वेश्चन में मेरे को दिया रहता है वैल्यू तो ये राउंड ऑफ वाला फिगर मिसमैच नहीं होता। बट अगर मेरे को कभी भी नहीं दिया रहेगा रेट तो मुझे इसी तरह ही निकालना है, 1/1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाला 12वें साल का, इसी तरह ही मैंने यहाँ पे निकाला 6ठे साल का। तो आपको पता है लाइफ दोनों में अलग अलग है, तो पैसा भी आपको अलग अलग ही मिलने वाला है, यहाँ पे 12वें साल में, यहाँ पे 6ठे साल में। तो 6ठे साल का भी मैं वापस आपको निकाल के दिखा देता हूँ। हालाँकि अभी हमने निकाला था, वापस से मैं दिखा देता हूँ आपका क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 0.5644 है। तो मैंने यहाँ पे 64 ही उठा लिया क्योंकि 5 से ज़्यादा नहीं था, राइट सर। मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे को स्क्रैप वैल्यू आज प्रेजेंट में जो है वो मिल जाएगा। भाई 3000 मुझे 12वें साल में मिलेगा, अगर आज मिलता तो कितना होता, तो वो ये अमाउंट होता। जैसे यहाँ पे 3000 6ठे साल में मिलता, आज मिलता तो 1600 कह रहा था। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई आप एक्विजिशन कॉस्ट टुडे दे रहे हो, आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा 6 साल बाद या 12 साल बाद, तो आपका ये रेलिवेंट नहीं रहेगा, इसलिए आपको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा उसको। तो आप प्रेजेंट में उसको लेके आए, तो ये हो गया 19,000, ये हो गया 957 और ये हो गया हमारा 1692 रुपये। तो इनिशियल आउटफ्लो आपका हो गया 19,000 माइनस दिस, तो 18,000 यहाँ गए और यहाँ पे 11,308 रुपये गए आपके। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट यू मस्ट ऑलरेडी नो अबाउट, बट कोई बात नहीं, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें भी बता रहा हूँ। अच्छा, अब रिपेयर कॉस्ट की जहाँ तक बात है, तो रिपेयर कॉस्ट, अब आप एक बात और समझना, ये एनुअल रिपेयर कॉस्ट है, मीन्स इट इज़ द एवरी ईयर एक्सपेंस। तो जब एवरी ईयर एक्सपेंस होगा तो आपने जो यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट निकाला पूरे 12 साल का, उसको आपको जीटी करना पड़ेगा कैलकुलेटर में। वो इस कैलकुलेटर में नहीं होगा, वो आपके उसी कैलकुलेटर में होगा जहाँ पे जीटी का बटन होगा। तो आप जब जीटी करेंगे तो आपके पास में ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा। मतलब आपको क्या करना है, जैसे मैंने किया, एक बार 1/1.10, एक बार हुआ, ऐसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे करके मुझे इन सबको फिर सिग्मा करना पड़ेगा, जो जीटी वाले बटन से होता है, ग्रैंड टोटल से होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली बेटा, या तो आप ऐसा कर सकते हो, आप करो 1/1.10, ठीक है, डिवाइड करके प्लस कर दो m प्लस। अगर आपका कैसियो का कैलकुलेटर है तो m प्लस काम करता रहेगा, m प्लस करते जाओ, फिर लास्ट में MRC दबा लेना, आपको ये फिगर मिल जाएगा, ये वाला। तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 2000 पर ईयर तो है, बट क्योंकि वो हर साल होने वाली है तो हम लोग 12 सालों की निकाल रहे हैं, राइट। तो 12 सालों में ये लगेगा 13,000 रुपये, ये लगेगा 11,323 रुपये, ठीक है। रिपेयर कॉस्ट, सॉरी, ओवरऑल कॉस्ट तो हमारे पास खाली 8वें साल में लगेगी या चौथे साल में लगेगी। तो केवल 8वें साल का फैक्टर हमको उठाना है यहाँ पे केवल चौथे साल का फैक्टर उठाना है। 8वें साल का फैक्टर मैंने उठाया, मेरे को मिल गया यहाँ पे 0.466, यहाँ पे 683। मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल कॉस्ट भी निकाल लिया। अभी मेरे पास सब कुछ किस पे है, ये सारा का सारा, देखो पहले वाला इनिशियल कॉस्ट तो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे रहता है, जिसको हम लोग एक्विजिशन कॉस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं। बाकी सबको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ गए हैं। तो अभी हमारा सारा एकदम सेम बेस है। तो हमारा टोटल कॉस्ट ये हुआ, अभी टोटल कॉस्ट हुआ है, अभी हमें इसको भी एनुअलाइज का तरीके से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग डिवाइड अगेन फैक्टर से करेंगे, फैक्टर ऑफ व्हाट, पीवी के फैक्टर का टोटल से, अगेन जीटी से आपको डिवाइड करना है। आपने देखा होगा जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, तो आपका पर ईयर के हिसाब से आ जाएगा। आप इसको सिंपली 12 से डिवाइड करके या 6 से डिवाइड करके नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी वर्क कर रहा है। उसको तवज्जो देते हुए हमें थोड़ा सा उसको तो भाई इज्जत देना पड़ेगा, इज्जत देते हुए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा उस फैक्टर से जो जीटी करके आया। जीटी करने के बाद ये फैक्टर आया, डिवाइड करोगे 4929, यहाँ पे 5510। तो कौन सा मशीन महंगा पड़ा आपको, तो सर वाई महंगा पड़ा, हमको एक्स खरीदना चाहिए। तो हमारा एडवाइस ये रहेगा कि आप एक्स खरीदिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी एक्स इज फोर्स टू चूज बिटवीन 2 मशीन ए एंड बी। 2 मशीनों का अगेन क्वेश्चन है। अच्छा, दोनों की आइडेंटिकल कैपेसिटी है और सेम ही काम भी करते हैं। मशीन ए की कॉस्ट 1.5 लाख है जो कि 3 साल चलेगी और 40,000 कॉस्ट है। मशीन बी इकोनॉमी मॉडल है जिसकी कॉस्ट 1 लाख है बट 2 साल चलेगी। तो अगेन लाइफ पैरिटी का क्वेश्चन है। लाइफ पैरिटी का क्वेश्चन इसी तरह ही होता है, किससे, EAC से। तो EAC से आप इसको कर लेंगे, मुझे नहीं लगता मुझे इसे कराने की ज़रूरत है, आप स्वयं ही इसको कर लेना। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले, या तो नोट्स के लिए आप नीचे लिंक दिया है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ईएसी भी है और ईयर टू रिप्लेस द मशीन है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ईयर टू रिप्लेस मशीन की हमें मशीन कब बदल देनी चाहिए, मतलब कब बदलनी चाहिए हमको, जब उसका जो बेनिफिट है और जो उसका कॉस्ट है वो दोनों को दोनों डिफरेंट हो जाए, जब ही तो बदलेंगे। वो तो क्वेश्चन में अभी देख के हम लोगों को और पता चलेगा। सर आप 2x स्पीड पे क्यों बोल रहे हैं बेटा? 2x स्पीड पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको फटाफट चीज़ें कवर करा सकूँ। मुझे पता है बच्चे ज़्यादातर 2x पे ही देखते हैं, तो मैं खुद ही 2x का कंप्रेसर अपने दिमाग कह रहा हूँ गले में लगा करके आया हूँ आपके लिए। फटाफट से समझा रहा हूँ आपको चीज़ें, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसको भी 2x पे देखोगे तो भैया ये तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4x हो जाएगा, फिर तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो हाँ आप फिर 0.75x पे देख सकते हो, वो आप कर लेना, तो आपको स्लो स्लो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जल्दी नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर रिप्लेस टू मशीन सीधा मेंटेनेंस से कंसीडर होता है, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू और मेंटेनेंस दोनों का यहाँ पे हिसाब किताब दिया रहता है। देखो क्या है, यहाँ पे 2 मशीनें हैं, मैंने आपको बताया, एक इकोनॉमी मॉडल है और एक नॉर्मल मॉडल है। सॉरी वो तो ऊपर था, अभी मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। यहाँ पे रिप्लेस करें या एग्जिस्टिंग मशीन को या एक नई मशीन खरीदें, ये क्वेश्चन है ना? नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये है कि हम लोग एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करें, मतलब नई मशीन खरीदें, न्यू खरीदें, या जो पुरानी मशीन है उसको ओवरहॉल करें, मतलब रिपेयर कराएं, हैवी रिपेयरिंग कराएं। ये 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट, अगर मैं मशीन बदलता हूँ तो 90,000 पड़ेगी, और मेंटेनेंस 10,000 रुपये की इसको चाहिए होगी 8 सालों के लिए, और 8वें साल में उसके बाद सैलवेज वैल्यू 20,000 बचेगी। ठीक है, अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीन को करता हूँ ओवरहॉल तो उसका मेंटेनेंस ईच ईयर बढ़ता रहेगा, सैलवेज घटता रहेगा, मेंटेनेंस बढ़ता रहेगा, सैलवेज घटता रहेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% है। हमको ये पूछा हुआ है द व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीनरी, केवल ये पूछा है कि मशीनरी कब रिप्लेस होनी है। तो ईएसी तो हमें फिर भी निकालना ही पड़ेगा, बट हम फिर भी बता देंगे मशीन कब रिप्लेस करनी है। देखो इनिशियल कॉस्ट अगर हम लोग बाय करते हैं तो 90,000 पड़ेगा, राइट है ना सर? हाँ सर। सर्विस कॉस्ट उसने बताया, सर्विस कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, उसने बोला 10,000 रुपये पड़ेगा 8 सालों के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑफ 1 फॉर पीरियड ऑफ 8 ईयर्स 4.4873। तो आप पूरा का पूरा यही उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे जब क्वेश्चन में दिया होगा। सेपरेट फिगर नहीं लेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर डेसिमल से भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपको यही लेना पड़ेगा, राइट? तो आपका सर्विस कॉस्ट इतना हुआ, इनिशियल कॉस्ट इतना हुआ, स्क्रैप वैल्यू इसका होगा, आप यहाँ पे बताया हुआ है कि 20,000 होगा 8वें साल के अंत में। तो आपको 8वें साल का लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा 0.3269, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा लेके, तो आपके पास 38 आ जाएगा, जो आपको माइनस करना है कॉस्ट में से। तो आपका कॉस्ट पड़ा इतना 1,28,335। आप ईएसी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आपका एनुअल कॉस्ट 28,600 आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हमने वही किया। एग्जिस्टिंग मशीन की जहाँ तक बात है तो हमें इसमें हर साल का अलग अलग करना पड़ेगा काम। हम लोग सेम जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया नहीं कर सकते। सर वाई नॉट? क्योंकि देखो जब एक अमाउंट सेम होता है, सेम फॉर एवरी ईयर, तो आप उसको जीटी वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे अमाउंट इज़ नॉट सेम फॉर एवरी ईयर, दैट इज़ वाई यू हैव टू मल्टीप्लाई इट अगेन एंड अगेन फॉर ईच एंड एवरी ईयर का फैक्टर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हर साल का फैक्टर निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन में मुझे नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चन में नहीं दिया तो मैं हर साल का फैक्टर यहाँ पे निकालूंगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे आया ये। 1 डिवाइड बाय, वैसे आपको पता ही है 1.15, ये आया 0.869, और ये दूसरा आया 756, तीसरा आया 657, चौथा आया 571, क्योंकि यहाँ पे 4 ही साल है तो मैं 4 ही साल का ये काम करूँगा। चलो आगे देखो, ये काम हो गया। अभी सर्विस कॉस्ट मेरी 10,000 लग रही है पहले साल में, फिर 20, फिर 30, फिर 40, अमाउंट चेंज हो रहा है तो मैं हर साल मल्टीप्लाई कर करके सर्विस कॉस्ट निकाल रहा हूँ पीवी में। ठीक है, ऐसी सैलवेज वैल्यू भी मेरा चेंज हो रहा है। तो अभी सैलवेज वैल्यू मेरे को बताया है कि भैया अभी 40,000 है, तो 40,000 प्रेजेंट में तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पीरियड 0 में 40,000 था। पहले साल के अंत तक आते आते वो 21,725 रुपये ही रह जाएगा, फिर 11,340 ही रह जाएगा। आपको पता है ना ये वैल्यू घट रहा है क्योंकि। अच्छा, और तीसरे साल के अंत तक ये रह जाएगा, चौथे साल में ये वैल्यू 0 हो जाएगा। चौथे साल में अगर हम लोग मशीन चौथे साल तक रखते हैं और बेचते हैं तो हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। अब ईएसी क्या हुआ यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि आपका 8670 आप माइनस करेंगे, किस में माइनस करेंगे? देखो सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं समझा दूँ। देखो ईएसी एवरी ईयर का निकालने के लिए डिफरेंट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। ऊपर ईएसी तो बहुत आराम से निकल गया क्योंकि आपने जीटी करके निकाला, यहाँ पे जीटी नहीं होगा क्योंकि हर साल का फिगर अलग है, सेपरेट है, राइट? तो आपको ईएसी कैसे निकालना पड़ेगा? यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सैलवेज वैल्यू में कितना चेंज आया, सैलवेज वैल्यू में कितना चेंज आया, और प्लस आपको करना पड़ेगा सर्विस कॉस्ट। दिस विल बी योर ईएसी।
सर कैसे, देखो सेल्वेज वैल्यू में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पे। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे, देखो पहले 40 का बेच पा रहे थे, अभी 21,725 का ही बेच पा रहे हो, डेट मीन्स यू हैव लॉस्ट सम ऑफ द वैल्यूज, सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये कॉस्ट निकालने के लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर एज 40,000 माइनस 21,725। इसको आप जोड़ोगे अपना नॉर्मल कॉस्ट में 8670 में, तो आपका EAC आ जाएगा। इसमें आपको डिवीजन नहीं करना पड़ेगा टोटल से, क्योंकि आप GT कर ही नहीं रहे हो। बहुत बच्चे EAC जब निकालते हैं तो ये गड़बड़ करते हैं कि GT हर जगह लगा देते, भाई हर जगह नहीं लगेगा। अगर पर ईयर वाला वैल्यू है तो EAC में GT नहीं लग सकता, फिर आपको नॉर्मल तरीके से ही निकालना पड़ेगा करके, ठीक है। चलो आगे देखो, अब फिर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस प्लस नॉर्मल कॉस्ट, तो ऐसे कर करके आपने यहाँ पे जोड़ा। लास्ट में आपका कितना आया भाई, 6570 माइनस 0 ही आएगा और प्लस 22,840, तो आपका EAC हर साल का ये आ गया। अब कौन से साल में मैं मशीन रिप्लेस करूँ, तो आपको रिप्लेस करना चाहिए 4th ईयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए EAC ये जो इसका 28,600 है, यहाँ पे EAC हमें कम पड़ रहा है, राइट। तो हमें पहले साल में क्या नई मशीन खरीदनी चाहिए, नहीं, क्योंकि नई मशीन महंगी पड़ती। सेकंड साल में नहीं महंगी पड़ेगी, थर्ड साल में नहीं महंगी पड़ेगी, 4th ईयर में आप खरीद लो। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे नई मशीन सस्ती पड़ रही है और पुरानी मशीन आपको महंगी पड़ेगी। तो 3 साल तक आप पुरानी मशीन रखो और चौथे साल में आप नई मशीन पे स्विच हो जाओ फॉर अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। चलो अब हमारे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ NPV वाला है। ये थोड़ा नए तरीके का क्वेश्चन है, बट ये भी पेपर में आपके पूछा जा सकता है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इजी फॉर योर गाइस, राइट। कंपनी कंसिडरिंग कर रही है एक परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 3.5 लाख रुपये। वो कॉन्फिडेंट है कि वो जो बनाएगी इससे उसको 1 लाख रुपये के सरप्लस पे बेच पाएगी, लेकिन यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी कि मशीनरी की लाइफ क्या होगी। तो ट्रेड एसोसिएशन जिनके पास ये मशीन ऑलरेडी है वो ये बताते हैं कि आपके जो लाइफ है वो कैसी कैसी हो सकती है। तो देयर आर एस्टिमेट्स फॉर लाइफ ऑफ द मशीनरी, देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। तो हम लोग जिनके पास मशीन है उनसे पूछ रहे हैं, तो वो हमें डिफरेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे 20 लोगों ने, नंबर ऑफ मशीन हैविंग गिवन लाइफ, 20 लोगों ने जिनके पास 20 मशीनरी थी उन्होंने बताया कि लाइफ इसकी 3 साल है। जिन लोगों के पास 50 मशीन थी उन्होंने 4 बताया, ऐसे ही जिनके पास 10 मशीन थी उन्होंने 7 बताया, ठीक है। तो देयर इज़ अ एस्टिमेशन ऑफ लाइफ ऑफ द मशीनरी, ओके। अब यहाँ पे बोला हुआ है, अज्यूम करो डिस्काउंटिंग रेट 10% है और NPV 1,01,000 नेगेटिव, 33,000, 29,000 पॉजिटिव, 86,000 और 1,37,000 है। तो आपको ये बताना है कि कंपनी को मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं। इस क्वेश्चन में आगे बच्चे बहुत सारे ब्लैंक हो जाते हैं, बट बिलीव मी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन। इफ़ यू आर गेटिंग दिस योर एग्जाम, दिस विल बी द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। देखो पहली वाली NPV आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई 20 बोला है, ठीक है, 250 में से 20 ने बोला है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 0.08 रहा। तो अगर 0.08 है 3 मशीनें का प्रोबेबिलिटी, तो उसका NPV भी तो वही रहने वाला है ना, मल्टीप्लाई करके। तो आप 1,01,000 जो नेगेटिव NPV है उसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, जब मशीन का प्रोबेबिलिटी 20/250 है, मतलब 0.08 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगा ना। तो आप मल्टीप्लाई करो सिंपल, तो 8080 आ जाएगा। यस, दिस इज दैट मच सिंपल, राइट। चलो आगे देखो, अगर आपके पास मशीनरी जो है वो 4 साल वाली है, उसका प्रोबेबिलिटी 50/250 आएगा, तो ये आएगा 0.20, राइट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, तो आपका NPV यहाँ पे 6600 आएगा। इसी तरह से आप 100 करोगे, 70 करोगे, 10 करोगे, 250 से डिवाइड करना है, क्योंकि 250 इज द टोटल ऑफ व्हाट, टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो आपका प्रोबेबिलिटी फिगर आपने यहाँ पे निकाला, यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट विद द NPV, तो आपको एक्सपेक्टेड NPV मिल गया। अब कंपनी को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम लोग टोटलिटी में देखेंगे। टोटलिटी में हमको पता चला कि सारे रिव्यूज़ देखने के बाद भी हमारे पास NPV जो है वो पॉजिटिव है, डेट मीन्स वी मस्ट बाय द मशीनरी। दैट इज़ ऑल गाइज, दैट वाज योर चैप्टर ऑफ असेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। आई होप आई हैव मेड यू द थिंग्स वेरी वेरी क्लियर, और आप अब जब भी पेपर में आएगा तो आप पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और डरना बिल्कुल भी नहीं है यार, पेपर बहुत करीब आ रहे हैं। अगर मेरी मदद और कुछ हो पाएगी आपके लिए तो मैं वो भी करूँगा, राइट। असेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग डन एंड डस्टेड। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लीव योर लाइक्स एंड कमेंट्स अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं। और एक बात और, हमें एक बात और याद रखनी है कि असेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज़ अ सप्लीमेंट्री टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ अ मेन टॉपिक। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर असेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग घुस करके आ सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ, डिसीजन मेकिंग टेक्निक वाले मॉडल में से मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ द OGs, राइट। उसके बाद जितने भी हैं वो सब सप्लीमेंट्री हैं, दे कैन बी क्लब्ड विद द मार्जिनल कॉस्टिंग क्वेश्चन इटसेल्फ,
और वैसे भी मार्जिनल कॉस्टिंग का जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ओवरहेड ABC सब कुछ जुड़ सकता है। इट इज़ द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का आपको एक एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो है वो किताब का कराया हुआ है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में नीचे जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरा SCM का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा करके, ठीक है। चलो अभी हम लोग आज इसको ख़त्म करते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, है ना। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से इस वाले मतलब पर्टिकुलर जो हमारे पास है, मैं एक बार बता दूं आपको क्या बचा है हमारे पास पर्टिकुलरली अभी जो हमारे पास है। तो देखेंगे अगर आप, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक में हमारे पास अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। देखिए डिसीजन मेकिंग टेक्निक में आप अगर आ जाओ, मैं आपको दिखाऊं सिलेबस के हिसाब से, तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी ही बचा हुआ है। मतलब कुछ इसी तरह ही जैसा अभी हमने लास्ट में किया प्रोबेबिलिटी वाला। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैं आपको पूरा डिसीजन मेकिंग टेक्निक खत्म करा चुका होऊंगा, ठीक है। चाहो तो अभी छोड़ भी दोगे ना 3.8, तो भी आप पूरा चैप्टर कर ही चुके हो मेरे साइड से। तो इसके बाद मैं आपको QT कराऊंगा। भाई QT क्यों करा रहे हो सर, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं कराया। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी नहीं कराऊंगा, मैं बाद में कराने वाला हूँ आपको। मैं पहले आपको QT कराऊंगा क्योंकि QT ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो सायोनारा, आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। आधे घंटे की क्लास आज भी हमारी हो गई। We will be meeting in the next class. Take care. Goodbye, goodbye, goodbye.